हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आने वाली 2025 2024 के लिए एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज, यानी पीवाईक्यू एग्जाम्स की सीरीज। ये हम लोग चलाएंगे 45 डेज चैलेंज। तो आज की क्लास रहेगी आपका फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट डे ऑफ 45 चैलेंज। तो जीएस में आपके प्रैक्टिस कराऊंगा थ्रू एमसीक्यू, यानी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे फाउंडेशन, यानी 2025 में होने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सभी एग्जाम को ये क्लास आपकी यूजफुल होगी। तो आप लोग इसको देखें। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की पहली क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जो लोग स्टूडेंट्स न्यू आए हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन की सीरीज। देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए जी, पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान हाउ मेनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स वर सेटअप बाय फॉरेन कोलैबोरेशन। यानी फॉरेन कोलैबोरेशन के थ्रू हमने हमारे जो दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें कितने स्टील इंडस्ट्री, कितने स्टील प्लांट को हमने बनाए थे। तो हमने 3 स्टील प्लांट्स बनाए गए थे, 3 ड्यूरिंग हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का आपको टाइम पीरियड बताना चाहिए 1956 से लेकर 61 तक चलता है हमारा दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि इसका मेन एम या बेस था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। आपको पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ऐसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। 5 ईयर प्लान्स लाने का काम था हमारी प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन लेके आते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन बनता है 15 मार्च 1950 को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया 1951 से लेकर 56 तक, जो कि फोकस कर रहा था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो फोकस कर रहा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इसके थ्रू हमने 3 स्टील प्लांट्स बनाए गए, 3 स्टील इंडस्ट्री बनाई गई थी। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहली बनती है दुर्गापुर, दूसरी बनती है भिलाई, और तीसरी बनती है राउरकेला। दुर्गापुर हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, भिलाई हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, और राउरकेला में देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। ये 3 स्टील इंडस्ट्री बनाई गई थी विद द फॉरेन कोलैब। तो आपको सबको पता होना चाहिए कौन सा किसकी मदद से बना था, यानी कौन सा प्लांट किस कंट्री की हेल्प से बना था। तो दुर्गापुर बनाया गया था हमने यूके यानी ब्रिटेन की हेल्प से। भिलाई हमारे साथ बना था, भिलाई बना है रशिया, रशिया की हेल्प से, यूएसएसआर। और राउरकेला बना था हमारा जर्मनी, जर्मनी की हेल्प से। ये 3 स्टील इंडस्ट्री बनाई गई और विद द फॉरेन कोलैब के साथ। तो आपको तीनों ही पता होनी चाहिए हमारे ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग बोलते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान को। पीसी महालनोबिस को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, सांख्यिकी के जनक बोलते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 जून, जिस दिन हम लोग हर साल मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन सा अधिनियम हम लोग जानते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो इसको जानते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर इसको हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मिंटो इस टाइम पर है इंडिया का वॉइस रॉय, और मॉर्ले है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उस टाइम पर मॉर्ले, और वॉइस रॉय था मिंटो। उस टाइम पर लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें पहली बार बात करेगी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था
पृथक निर्वाचन दिया गया मुस्लिम्स को। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करेगी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इस बात का ये मतलब है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और उसको वोट देने वाले भी सिर्फ मुस्लिम होंगे। ये बात करेगी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और ये लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू। इसको जानते हैं लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। पहली बार पृथक निर्वाचन की बात करी गई मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि इससे पहले 1905 में हमें देखने को मिला था बंगाल का पार्टीशन। 1905 में हो चुका है, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल पार्टीशन कराया किसने था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म से हमें देखने को मिले सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन। एक और बात आपको याद रखनी है, मोरले मिंटो रिफॉर्म से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के एक्ट से तो पहली बार किसी फर्स्ट इंडियन मेंबर को यानी फर्स्ट इंडियन को जगह मिलती है, ये मेंबर बनते हैं वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लोग कानून को फॉलो करवाने में मदद करते हैं, जो लोग लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, लॉ इंप्लीमेंट में जो मदद करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। तो पहले इंडियन जिनको जगह मिली थी उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू ही वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव में जगह मिलती है किसी फर्स्ट इंडियन को, और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसमें हमें मिले थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इसको जानते हैं हम लोग मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हु रोट महाभाष्य। महाभाष्य नाम की बुक किसने लिखी है? महाभाष्य एक बुक है जो कि रिटन बाय पतंजलि। महाभाष्य बुक रिटन बाय पतंजलि, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये एग्जाम में बार बार आती है, आप याद कर ले। महाभाष्य बुक रिटन बाय पतंजलि, ये एक कमेंट्री है, ये एक कमेंट्री है किसी बुक पे, और उस बुक का नाम है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी एक बुक लिखी गई थी। ये है हमारा फर्स्ट संस्कृत ग्रामर, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। और ये अष्टध्यायी रिटन बाय पाणिनि, अष्टध्यायी लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। और इस अष्टध्यायी बुक पर एक कमेंट्री बनती है जिसका नाम है महाभाष्य, और ये महाभाष्य रिटन बाय पतंजलि। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड, पतंजलि के द्वारा लिखी गई महाभाष्य। पर याद रखना आपको अष्टध्यायी पर यह कमेंट्री है जो कि अष्टध्यायी हमारा फर्स्ट संस्कृत ग्रामर रिटन बाय पाणिनि। अर्थशास्त्र आपको बुक याद रखनी है कौटिल्य से, कौटिल्य जिसको हम लोग विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसकी मदद से हम लोग यानी हमें देखने को मिला मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो बना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो बना बाय द हेल्प ऑफ कौटिल्य विष्णुगुप्त। इनकी बुक का आपको नाम याद रखना है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इनमें से किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी आत्मजीवनी का नाम है गोल? तो आपको पता होना चाहिए गोल ऑटोबायोग्राफी हमें देखने को मिलती है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जिनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी जानते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। ये बात आपको याद रखनी है। मैरी कॉम की आपको ऑटोबायोग्राफी नाम के लिए याद रखना है, इसका नाम है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। गोल आपने पढ़ ली, कौन है? मेजर ध्यानचंद, इसका आंसर बनेगा सेकंड। माइक टायसन की ऑटोबायोग्राफी का आपको नाम याद रखना है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ माइक टायसन। सभी ऑटोबायोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको कुछ याद रखने जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपको याद रखनी है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी देखने को मिलती है हमें युवराज सिंह की, युवराज सिंह। रेस ऑफ माई लाइफ याद कर लो, मिल्खा सिंह।
मिल्खा सिंह, रेस ऑफ माई लाइफ। सारी ही ऑटोबायोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है पद्म भूषण गुरु वेंपता चिन्ना सत्यम, इनमें से किस डांस फॉर्म से रिलेट करते हैं? तो गुरु वेंपते चिन्ना सत्यम हमारे बिलोंग करते हैं कुचिपुड़ी के साथ। कुचिपुड़ी जो कि एक हमारा क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है। क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लासिकल डांस इंडिया में देखने को मिलते हैं 8, टोटल 8 डांस हमें क्लासिकल डांस देखने को मिलते हैं। 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, उड़ीसी और कथक। 4 और होते हैं मणिपुरी, सतरिया, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। सभी डांस आपको बताने चाहिए कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी में देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम देखने को मिलता है तमिलनाडु। उड़ीसी देखने को मिलता है उड़ीसा। कथक में देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया या फिर यूपी। मणिपुरी मणिपुर। सतरिया देखने को मिलता है हमें आसाम। कथकली हमें देखने को मिलता है केरला। केरला से 2 हमारे क्लासिकल डांसेस है, दोनों ही कथकली एंड मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही हमें देखने को मिलता है केरला से। तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी, रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। टोटल 8 क्लासिकल डांसेस। पता लगता है हमें एक बुक है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र बुक रिटन बाय भरत मुनि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नाट्यशास्त्र बुक रिटन बाय किसने लिखी है? तो भरत मुनि ने लिखी है, जिससे पता लगता है हमें सोर्सेज ऑफ क्लासिकल डांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड ओलंपिक गेम्स थे वो हुए नहीं, वर नॉट हेल्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ओलंपिक गेम्स नहीं होते हैं? पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के वजह से। तो इसका आंसर बनेगा सी, 1916, 1940 और 1944, 1944 में। इस टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है 1914 से लेकर 18 तक। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला 1939 से लेकर 45 तक। इसके बीच हमें ओलंपिक गेम्स नहीं देखने को मिले, तो ये आंसर बनेगा। ओलंपिक गेम्स आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हमें देखने को मिलते हैं 1896 ग्रीस, एथेंस नाम के शहर ग्रीस में 1896। सेकेंड ओलंपिक गेम्स हमें देखने को मिले पेरिस, फ्रांस, जो कि हुआ अगले 4 साल बाद यानी 1900 में। रिसेंट वाले जो आपको याद रखने हैं वो हुए हैं अभी 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है मानस, रणथंभौर, कान्हा एंड सुंदरबन आर, ये सभी क्या है? मानस, रणथंभौर, कान्हा, सुंदरबन, ये हमें देखने को मिलते हैं नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो आपको सभी ध्यान रखने हैं। जैसे कि मानस हमें देखने को मिलता है असम के अंदर, रणथंभौर देखने को मिलता है राजस्थान में, कान्हा देखने को मिलता है एमपी के अंदर, और सुंदरबन देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल। ये सभी नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बता दिए जाएंगे, अभी आप इतना याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु हैड सियालकोट एज हिज कैपिटल, यानी सियालकोट को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सियालकोट को राजधानी बनाया था मियंडर, इसका नाम है मियंडर। ये एक ग्रीक एम्बेसडर है, ग्रीक रूलर है, यूनानी ग्रीक एम्बेसडर मियंडर। मियंडर से आपको याद रखना है इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई सियालकोट को। सियालकोट जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में देखने को मिलता है हमें, पहले इंडिया का ही पार्ट सियालकोट, ग्रीक एम्बेसडर।
मियंडर जिसको हम लोग मिलंद के नाम से भी जानते हैं, मिलंद। और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, उसका नाम आपको याद रखना है, मिलंद पानो। मिलंद पानो, मिलंद पानो एक कन्वर्सेशन है, यानी दो लोगों के बीच बातचीत है। वो लोग दोनों कौन 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 थे? तो एक तो मिलंद यानी दो, तो मियंडर है, दूसरे हैं नागभट्ट। मियंडर और नागभट्ट के बीच कन्वर्सेशन देखने को मिलती है मिलंद पानो के अंदर। मिलंद पानो एक टेक्स्ट बुक है। और ये नागभट्ट है बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी बुद्धिस्ट साधु, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए मॉन्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। पहला स्वतंत्रता दिवस कौन सी तारीख को मनाया गया? इन कॉलोनियल इंडिया, यानी अंग्रेजों के अंडर में पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है कौन सी तारीख को? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया बाय आईएनसी। ये घोषित करा गया था आईएनसी के द्वारा 29 को 1929 को, जिसको जानते हैं हम लोग लाहौर सेशन के नाम से। लाहौर सेशन यानी लाहौर अधिनियम, लाहौर जो मीटिंग हुई थी उसमें अनाउंस करा गया था कि हम लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अगली आने वाली 26 जनवरी 1930 को। और वही होता है, यानी मनाया जाता है हमारा 26 जनवरी 1930। लाहौर सेशन जो है वो चेयर करा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रावी नदी के किनारे पर यह सेशन हुआ और झंडा भी फहराया गया था रावी नदी के किनारे। लाहौर सेशन चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी सेशन में बात करेगी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज, पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग करी गई लाहौर सेशन इन द ईयर 1929 को, चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। और पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। कंफ्यूज नहीं होना आपको, हमको पता होगा कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, बट 26 जनवरी 1930 को मैंने मनाया था अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। लाहौर सेशन आपको याद रखना है, चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है सोनल मानसिंह जो है वो कौन से डांस से रिलेट करती हैं? सोनल मानसिंह इज एक्सपोनेंट ऑफ विच डांस? तो आपको आंसर करना है। सोनल मानसिंह हमारे देखने को मिलते हैं हमें भरतनाट्यम। जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, सभी क्लासिकल डांसेस के तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है सोनल मानसिंह में देखने को मिलते हैं भरतनाट्यम और एक और डांस है उड़ीसी। सोनल मानसिंह दो डांस फॉर्म से रिलेट करती हैं, भरतनाट्यम एंड उड़ीसी, आपको दोनों ही याद रखने हैं। भरतनाट्यम में देखने को मिलता है तमिलनाडु में, कथक देखने को मिलता है यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया, सतरिया में देखने को मिलता है आसाम, और मणिपुरी मणिपुर। कुछ एक्सपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, बाकी सभी ही पढ़ने हमें फर्स्ट क्लास से इसलिए लोग कुछ ही याद रखो, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। सतरिया से आपको ये नाम याद रखना है, जतिन गोस्वामी। बोरा, डीपी बोरा, ये सभी नाम याद रखने हैं सतरिया से। कथक से आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। शोभना नारायण, सितारा देवी कथक। भरतनाट्यम से कुछ ये नाम याद रखने आपको, जैसे कि अलारमर वैली, अलारमल वैली, और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक नाम हमें देखने को मिल रहा है सोनल मानसिंह। मणिपुर से आपको एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुरु बिपिन सिंह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, गुरु बिपिन सिंह और जावेरी सिस्टर्स। जावेरी सिस्टर और गुरु बिपिन सिंह हमें देखने को मिलता है मणिपुरी डांस फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन बात कर रहा है अस्किनी विच वॉज अ पार्ट ऑफ सप्त सिंधु, यानी प्रेजेंट डे कौन सी रिवर का नाम होता था पहले? अस्किनी। अस्किनी कौन सी रिवर का प्राचीन नेम है? तो ये है चेनाब। चेनाब को प्राचीन जानते थे हम लोग अस्किनी के नाम से। ये सभी ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। इंडस के आपको 5 ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। सबसे पहली है झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, ब्यास और लास्ट में सतलुज रिवर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी हमें ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी देखने को मिलती है हमारी मेन रिवर, जिसका नाम है इंडस, सिंधु नदी की। झेलम का नाम था पहले वितास्ता, चेनाब का नाम अभी हमने पढ़ा अस्किनी, रावी का नाम था पुरुषनी, ब्यास का नाम था बिपास और सतलुज का नाम था सतोदरी। ये सभी प्राचीन नाम, एंशिएंट नाम देखने को मिलता है हमें इन सभी रिवर्स के, नदियों के। 5 ही ट्रिब्यूटरी में देखने को मिलती है हमारी इंडस नदी की। वैदिक नाम भी जानते हैं हम लोग, इनको जानते हैं हम लोग वैदिक नाम के, ये सभी इनके वैदिक नेम्स। इंडस का नाम सिंधु ही था, सिंधु नदी, इंडस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कौन सी तारीख को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 जून। बिल्कुल सबको पता है 21 जून को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को हमारे इंडिया में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है समर सोल्स्टिस। इस दिन क्या होता है? 21 जून को हमें इंडिया में देखने को मिलता है सबसे लंबा दिन, इंडिया में हमें देखने को मिलता है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्ट नाइट। सबसे लंबा दिन हमें देखने को मिलता है और सबसे कम टाइम पीरियड की हमें देखने को मिलती है रात। कौन सी तारीख को? 21 जून को। इसको जानते हैं हम लोग समर सोल्स्टिस के नाम से। इस समर सोल्स्टिस में क्या होता है? इस दिन ऐसे देखो, ये हमारी अर्थ ग्लोब है, इसको मान लो आप लोग इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री से जाती है, उसके ऊपर हमें यहाँ देखने को मिलता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलता है हमें। ये है इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता होगा कर्क रेखा के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा इंडिया है वो यहाँ कहीं लोकेट करता है, यानी हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, 8 स्टेट से गुजरती है। तो समर सोल्स्टिस यानी 21 जून को जो सूरज की किरणें हैं, ये सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो सन की रेज हैं ये डायरेक्टली पड़ती हैं डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसलिए हम लोग जो बोलते हैं इसको समर सोल्स्टिस के नाम से। इस दिन हमें देखने को मिलता है सबसे लंबा दिन और सबसे कम रात, 21 जून हर साल। इसे जानते हैं हम लोग, इसलिए मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द प्रोविंशियल elections were held for the first time in under the government of India Act 1935। 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के थ्रू पहली बार प्रांतों में इलेक्शन देखने को मिले, प्रांतीय चुनाव हमें देखने को मिलते हैं। कौन से ईयर में, ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर बनेगा फर्स्ट 1937। 1937 को हमें पहली बार प्रांतों में इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। इससे पहले प्रांतों में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पहली बार इलेक्शन देखने को मिला हमें 1937 के थ्रू। और कौन सा एक्ट से आपको याद रखना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और 11 में से 7 जगहों पर विजेता जो बनती है, अंग्रेजों को लग रहा था कि कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, बट 11 में 7 जगह पर कांग्रेस विनर रही, यानी आईएनसी। 1937 से एक और बात आपको याद रखनी है, 1937 में होता है आईएनसी का फिरोजपुर सेशन। फिरोजपुर सेशन 1937 आईएनसी फिरोजपुर, जो कि होता है फर्स्ट
विलेज सेशन जो किसी गांव में हुआ था, फर्स्ट विलेज सेशन, फर्स्ट सेशन हेल्ड इन विलेज जो किसी गांव में होता था, फिरोजपुर 1937, चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही आईएनसी का 1937 का फिरोजपुर सेशन चेयर किया, जो कि किसी कहां पर हो रहा था, किसी गांव में, फर्स्ट आईएनसी विलेज सेशन। और 1937 में ही हमें पहली बार देखने को मिले प्रोविंशियल इलेक्शंस, प्रांतीय हमें चुनाव देखने को मिलते हैं 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्योरिफिकेशन ऑफ प्योरिफिकेटरी सेरेमनी कॉल्ड शुद्धि। शुद्धि, इसको जानते हैं हम लोग शुद्धि मूवमेंट के नाम से। कौन से समाज जो है जिसने चलाया शुद्धि मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्धि मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, यानी क्या होता था इसमें, जो लोग हिंदू से कन्वर्ट हो गए हैं किसी और धर्म में, जैसे कि इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में, उन हिंदूज को दोबारा से शुद्ध करा गया, यानी शुद्धि मूवमेंट के थ्रू वापस से हिंदू बनाया गया। ये चलाया गया बाय आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा चलाया जाता है शुद्धि मूवमेंट। जो लोग किसी और कन्वर्ट में हो चुके हैं, धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू, उनको दोबारा से हिंदू धर्म में लेके आना, इसको जानते हैं हम लोग शुद्धि मूवमेंट के नाम से। ये चलाया गया बाय आर्य समाज। आर्य समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज बना था 1875 बॉम्बे में, और बनाया किसके द्वारा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नाम था मूलशंकर। मूलशंकर है इनका रियल नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलशंकर। इन्होंने चलाया आर्य समाज इन द ईयर 1875 में बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका रियल नाम तो है मूलशंकर। इनकी कुछ बुक्स आपको लोग याद रखनी है, जैसे कि वेद भाष्य, वेद भाष्य, भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश। ये तीनों ही बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, स्वराज। स्वराज जो ये वर्ड है, ये कॉइन्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज वर्ड पूछा आपसे, स्वराज वर्ड गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, आंसर बनेगा। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज चलाया गया भाई राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का जो टाइटल है राजा का, ये दिया गया था अकबर सेकंड के द्वारा। अकबर द्वितीय ने राजा का टाइटल दिया था राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन, इनको जानते हैं हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इनका बड़ा योगदान है सती प्रथा को खत्म कराने में, सती अबोलिशन में, सती अबोलिशन में कंट्रीब्यूशन दिया राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा खत्म होती है इन द ईयर 1829 बाय विलियम बेंटिक। जो उस टाइम पर इंडिया का वॉइसरॉय है उसने खत्म करी थी विलियम बेंटिक, बट रिकमेंड करा था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इन द ईयर 1829। ब्रह्मो समाज आपको याद रखना है। रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1897। इनका रियल नाम आपको बताना चाहिए, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्ता, रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है फर्स्ट एशियन गेम्स वाज हेल्ड इन। पहले एशियाई खेल कहां पर हुए थे? पहले एशियाई गेम्स होते हैं 1951
न्यू दिल्ली में। पहले एशियन गेम्स हमें देखने को मिले 1951 नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एशियन गेम्स इन 1951 इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में। दूसरी बार नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं 1982, ये भी याद रखना। अगली बार जो इंडिया में गेम्स होते हैं वो होते हैं इन द ईयर 1982, ये भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट एशियन गेम्स जो दिल्ली में होते हैं 1982, अभी तक 2 बार हो चुके हैं। 1951 स्टार्टिंग हुए थे 1951 से फर्स्ट एशियन गेम्स, जो कि देखने को मिले 1951 नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड प्रयाग प्रशस्ति, इसका पूरा नाम है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, यानी इसको हम लोग और जानते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के नाम से, इलाहाबाद शिलालेख के नाम से। तो ये शिलालेख किसके द्वारा लिखे गए? बाय हिज कोर्ट पोएट, यानी कौन था समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट का नाम आपको बताना चाहिए, तो इनका नाम है हरिसेन। हरिसेन वाज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसमें अचीवमेंट्स लिखी गई है समुद्रगुप्त की, और ये इसको जानते हैं हम लोग प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन या फिर इलाहाबाद प्रिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से। इसमें बताया गया कि समुद्रगुप्त अपनी कोई भी फाइट नहीं हारे। इनको जानते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो किसने बोला था आपको ये भी याद रखना है, वी ए स्मिथ, विंस्टन आर्थर स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने इनको बोला था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इनकी अचीवमेंट्स जो है वो दिखाई गई है प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो कि लिखी थी कोर्ट पोएट यानी दरबारी कवि, इनका नाम है हरिसेन। समुद्रगुप्त आपको पता है कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? गुप्ता वंश से। गुप्ता वंश के आपको फाउंडर पता होना चाहिए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वाज फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, और ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं वीणा, वीणा से याद रखना आपको समुद्रगुप्त का नाम। इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं समुद्रगुप्त, उसका नाम था वीणा। वीणा दर्शाए, वीणा बजाते हुए दिखाए गए इनको इनके सिक्कों पे। तो 6 टाइप के सिक्के देखने को मिलते हैं, 6 कॉइन्स, 6 कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त इन गोल्ड। आपसे पूछा जाए कौन सी मेटल में हमें देखने को मिले थे समुद्रगुप्त के कॉइन्स, तो आप गोल्ड में देखने को मिलते हैं। गुप्ता को जानते हैं हम लोग, यानी गुप्ता एम्पायर को जानते हैं हम लोग क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्वर्ण युग के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात करता है कैलाश टेम्पल इज लोकेटेड इनसाइड, तो कैलाश टेम्पल हमें कहां पर देखने को मिलता है? कैलाश टेम्पल हमें देखने को मिलता है एलोरा केव्स के अंदर, एलोरा केव्स, एलोरा केव्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है कैलाश टेम्पल, जो कि है एलोरा केव्स में, और ये बनाया गया था राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, बाय राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था एलोरा केव्स। और अगर रूलर का नाम सबसे पूछा जाए कौन से राजा ने बनवाया था, तो इसका नाम था कृष्णा फर्स्ट। कृष्णा फर्स्ट वो राजा जिसने बनाया था कैलाश टेम्पल एट एलोरा, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, एलोरा में। कुछ और बातें आपको याद रखनी है। एलोरा में देखने को मिलते हैं टोटल 34 केव्स, टोटल 34 केव्स देखने को मिलती है, यानी 34 अलग अलग धर्म से जुड़ी हुई केव्स है। तो आपको याद रखना है 17, 12 और 5, 17 है हिंदू धर्म से रिलेटेड, 12 में देखने को मिलती है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म से, और 5 में देखने को मिलती है जैन धर्म से, जैनिज्म। टोटल 34 केव्स हमें देखने को मिलती है एलोरा के अंदर, जहां पर एक देखने को मिलता है हमें कैलाश टेम्पल, बिल्ट बाय राष्ट्रकूट वंश, कृष्णा द फर्स्ट। अजंता की बात करें तो अजंता में देखने को मिलती है 30 केव्स, 30 केव्स है, और ये सारी की सारी बुद्धिस्ट है,
30 केव्स है, 30 की 30 हमें देखने को मिलती है बुद्धिस्ट केव्स। अजंता में हमें देखने को मिलती है जातक। जातक आपको याद रखना, जातक क्या होती है, जातक टेल्स होती हैं। इसमें बात करी गई है प्रीवियस बर्थ की, यानी पुराने जन्मों की बात करेगी, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम भगवान जो थे उनके पुराने जन्मों की बात करेगी जातक में, जो कि लिखे गए हैं अजंता में। अजंता भी हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। 3 केव्स आपको याद रखनी है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों ही हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का आंसर तो बनेगा एलोरा केव्स, पर अजंता भी आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के अंदर। एलिफेंटा आपको याद करनी है, एलिफेंटा केव्स हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र में। यहां से आपको याद रखना है त्रिमूर्ति के बारे में, त्रिमूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव भगवान की त्रिमूर्ति देखने को मिलती है हमें एलिफेंटा केव्स में। इनको 3 रूप में दिखाया गया है, जो हमारे लॉर्ड शिवा है, शिव भगवान है, उनको 3 रूप में दिखाया गया है। 3 रूप कौन कौन से हैं? प्रिजर्वर यानी बचाने वाला, क्रिएटर और डेस्ट्रॉयर। बचाने वाला, बनाने वाला और नष्ट करने वाला, 3 रूप में दिखाया गया है किसको? लॉर्ड शिवा, त्रिमूर्ति, जो कि देखने को मिलते हैं हमें एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। यही तीनों केव्स आपको एग्जाम में बार पूछी जाती है, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, सभी देखने को मिलती है हमें महाराष्ट्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खांडगिरी केव्स बस याद कर लो, ये उड़ीसा में देखने को मिलती है। उदयगिरी, खांडगिरी केव्स हमें देखने को मिलती है उड़ीसा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, Who among the following was properly known as मास्टर दा, यानी मास्टर दा के नाम से इनमें से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? मास्टर दा, जिन्होंने लीड किया था चिटगोंग आर्मरी रेड को। चिटगोंग आर्मरी एक रेड होती है अप्रैल 1930 में ब्रिटिशर के अगेंस्ट में, और जिन्होंने लीड की तो जानते हैं हम लोग मास्टर दा के नाम से। इनका नाम है सूर्य सेन। सूर्य सेन लीडर थे हमारे चिटगोंग आर्मरी रेड के, इनको जानते हैं हम लोग मास्टर दा। ये एक कॉलेज प्रोफेसर है, टीचर है बंगाल के अंदर, जो कि लीड करते हैं चिटगोंग आर्मरी रेड। चिटगोंग जो आज प्रेजेंट डे देखने को मिलता है बांग्लादेश में, वहां पर इन्होंने एक रेड करी, यानी जो वो करी है, ये इन्होंने हथियार चुराए थे, यानी आर्म्स ये वहां से लेके आए, और वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत देखने को मिला हमें, यानी जो ये रेड करी गई बाय वुमेन पार्टिसिपेशन हमें ज्यादा देखने को मिला। आप एक नाम याद रखना, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त का नाम हमें देखने को मिलता है चिटगोंग आर्मरी रेड के साथ। और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि बीना घोष, कल्पना दत्त, ये भी बिलोंग करते हैं हमारे चिटगोंग आर्मरी रेड लेड बाय सूर्य सेन, जिनको जानते हैं हम लोग मास्टर दा के नाम से। ओके, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही। इससे आगे की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे हमारे 45 जो हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे सीरीज 45 डे चैलेंज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के आप लोग इस चैनल को देखते रहें। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।